हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक जैन और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रोटेशन थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसको किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट सर्टेन एंगल से रोटेट कर दिया जाए तो उसकी नई पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक आर्गन प्लेन प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारी रियल एक्सिस और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो जाएगा ऑरिजिन। ठीक है, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z1 करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट A। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आएगा वो ये कि किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है, व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे सिंपल रेफरेंस पॉइंट जो हम हमेशा से लेते हैं वो है ऑरिजिन। तो हम ऑरिजिन के साथ स्टार्ट करेंगे और बाद में जनरलाइज करेंगे। ठीक है, तो इस ऑरिजिन को मैं पॉइंट ए से कनेक्ट कर देता हूं और ड्रॉ कर देते हैं रे OA। अब हम पॉइंट ए को ऑरिजिन के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आता है इन विच डायरेक्शन। यहाँ पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल्स को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज एंगल के डायरेक्शंस को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ शुरू करेंगे और फिर सीखेंगे कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करना हो तो फॉर्मूला में क्या चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं रोटेट कर देता हूं बाय एन एंगल अल्फा और मान लेते हैं कि रोटेशन के बाद जो इसकी नई पोजीशन है वो है Z2 करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट B। ये एंगल है अल्फा। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या क्या गिवन है, Z1 हमें गिवन है, अल्फा हमें गिवन है और Z2 हमें बताना है। इनिशियल पोजीशन हमें गिवन है, एंगल ऑफ रोटेशन हमें गिवन है और फाइनल पोजीशन हमें बतानी है। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं Z2 को Z1 और अल्फा के टर्म्स में लाने की। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है उसका मॉड्यूलस और दूसरा होता है उसका आर्गुमेंट। तो मान लेते हैं इस Z1 का मॉड्यूलस जो है वो है R। ठीक है, और आर्गुमेंट जो है वो है एंगल θ1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 विल बी इक्वल टू R e रेज़ टू द पावर आयोटा θ1। अब आते हैं Z2 पर। तो देखो हमने केवल इसको रोटेट किया है, इसकी लेंथ में तो कोई चेंज नहीं किया, तो जो मॉड्यूलस Z1 का होगा वही मॉड्यूलस किसका होगा, Z2 का भी होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ Z2 विल आल्सो बी इक्वल टू R। आते हैं आर्गुमेंट पर। मान लेते हैं ये कंप्लीट एंगल जो है वो है θ2। तो Z2 को किस तरह से लिख सकते हैं, Z2 को लिख सकते हैं Z2 विल बी इक्वल टू R e रेज़ टू द पावर आयोटा θ2। तो Z1 हमारे पास है, Z2 हमारे पास है। ऐसा करते हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और Z2 Z1 और अल्फा में रिलेशन लाने के लिए डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो हमें क्या मिल जाएगा, Z2 डिवाइडेड बाय Z1 इज इक्वल टू R e रेज़ टू द पावर आयोटा θ2 डिवाइडेड बाय R e रेज़ टू द पावर आयोटा θ1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए R से जो R कैंसिल हो जाएगा, दोनों मॉड्यूलस सेम है और इसको लिख लेते हैं Z2 इज इक्वल टू Z1 और e रेज़ टू द पावर आयोटा θ2 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर आयोटा θ1। बेस सेम है तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, Z2 इज इक्वल टू Z1 e रेज़ टू द पावर आयोटा θ2 माइनस θ1। अब देखते हैं ये θ2 माइनस θ1 है क्या। तो देखो यहां जो Z1 का आर्गुमेंट है वो है θ1 और जो Z2 का आर्गुमेंट है वो है θ2। ये एंगल भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये एंगल भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और θ2 में से θ1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा, जो कि क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Z2 इज इक्वल टू Z1 e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा।
ठीक है, तो ये आ गया रिलेशन Z2, Z1 और अल्फा के बीच में। इस फॉर्मूला को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये थी हमारी इनिशियल पोजीशन, ये है हमारी फाइनल पोजीशन और ये है हमारा एंगल ऑफ रोटेशन। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इनटू e रेज़ टू द पावर आयोटा टाइम्स एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मास्टर फॉर्मूला रहने वाला है। इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके हम डिफरेंट केसेस को पढ़ेंगे। ये वो केस था जब हमने रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया था। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो क्या चेंज होगा, देखते हैं। तो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल्स को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल्स को हम लोग लेते हैं नेगेटिव। तो जब रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा की जगह हम लोग क्या लेने लग जाएंगे, माइनस अल्फा लेने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से आते हैं फाइनल पोजीशन। देखो, रोटेशन अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है तो ये जो पोजीशन है ये हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन और Z1 जो हो गया वो हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। तो इस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाइनल यानी कि Z1 इज इक्वल टू इनिशियल यानी कि Z2 इनटू e रेज़ टू द पावर आयोटा टाइम्स एंगल ऑफ रोटेशन। अब यहां ध्यान देना है कि डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है तो रोटेशन का जो एंगल है वो प्लस अल्फा की जगह माइनस अल्फा यूज किया जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो Z2 इज इक्वल टू Z1 e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा। इस e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो यही चीज मिल जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है केवल ये फॉर्मूला, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल टाइम्स e रेज़ टू द पावर आयोटा इनटू एंगल ऑफ रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तो सीधा सीधा प्लस अल्फा यूज कर लेंगे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तो अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, माइनस अल्फा। जैसे ही एंगल ऑफ रोटेशन डिसाइड होगा फाइनल और इनिशियल पोजीशन वैसे ही डिसाइड हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखो और सारे क्वेश्चंस हमारे बनते चले जाएंगे। लेकिन किस केस के, केवल इसी केस के। कौन सा केस, जब हम लोग ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं बिना मॉड्यूलस में चेंज किए। लेकिन हमेशा ऐसा होने वाला है नहीं। मान लीजिए रोटेट करने के साथ साथ हम लोग इसके मॉड्यूलस चेंज कर दें, उसको स्ट्रेच कर दें या श्रिंक कर दें, तो इस फॉर्मूला में क्या चेंज होगा। या फिर ओरिजिन के अबाउट रोटेट ही ना करें, कोई और पॉइंट ले लिया जाए और उसके अबाउट रोटेट किया जाए, तो फिर इस फॉर्मूला में क्या चेंज होगा। तो वो सारे केसेस भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस केस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए।